बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज हम अपने अगले लेक्चर को डिस्कस करेंगे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में हमने जॉइंट्स को डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने साइनोवियल जॉइंट्स को डिस्कस किया था। साइनोवियल जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स, दोज जॉइंट्स which contain fluid filled cavity is called synovial joints। ऐसे जॉइंट्स जिनमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है उन्हें साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने साइनोवियल जॉइंट्स की टाइप्स को भी डिस्कस किया था। हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड सॉकेट जॉइंट जॉइंट्स और फिर पावर जॉइंट। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन को डिस्कस करेंगे। डिफॉर्मिटीज़, ये दो वर्ड हैं डिफॉर्मिटीज़ के। डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन की डिफॉर्मिटीज़ यानी स्केलेटन के अंदर जो बिगाड़ आता है, स्केलेटन की जो शेप चेंज हो जाती है, स्केलेटन की शेप चेंज हो जाती है, आपने ये याद रखना है। डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन, डिफॉर्मिटीज़ of skeleton, deformities, deformities, formities, formation, फॉर्मेशन से है किसी चीज़ का बनना, और डिफॉर्म चेंज in the original skeleton is called deformities of skeleton, deformities of skeleton। skeleton के अंदर जो खराबियाँ आती हैं, डिफॉर्मिटीज़। डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे पहली डिफॉर्मिटीज़ है, हमने ह्यूमन स्केलेटन के फंक्शन को डिस्कस करना है। थोड़ा सा एक ही पॉइंट दिया गया उसका। ह्यूमन स्केलेटन सपोर्ट एन अपराइट बॉडी। जो ह्यूमन स्केलेटन है ये बॉडी को सीधा खड़ा करता है, सपोर्ट करता है सीधा खड़ा होने में। बाज़ों का स्केलेटन बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन होती है, यानी स्केलेटन की शक्ल चेंज हो जाती है। डिफॉर्मेशन, स्केलेटन की शक्ल चेंज हो जाना। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली जो डिफॉर्मिटी है वह क्लिफ्ट पैलेट,
डियर स्टूडेंट्स, अब आपने समझना है थोड़ा सा। पैलाटीन प्रोसेस, ये अपर जा, यानी कि आप इसको यूँ समझ लें कि ये अपर जा है, ये मैग्जीला है, ये मैग्जीला है, ये मैग्जीला है, ये अपर जा है, इसे मैग्जीला कहते हैं। मैग्जीला, और मैग्जीला का कुछ पोर्शन ये नीचे भी होता है, ये नीचे होता है, क्योंकि मैग्जीला इज कंपोज्ड ऑफ 2 बोन्स। ये मैग्जीला का कुछ पोर्शन है जिसे हम तालू कहते हैं, तालू ऑरल कैविटी में, जैसे डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये तालू है, ये तालू है सारा, जिसे मैं ये ब्लू कर रहा हूँ, ये तालू है। और इसके साथ ये जॉइंट है, यहाँ पर ये जॉइंट, ये जॉइंट, और ये दूसरा मैग्जिलरी प्रोसेस, दरमियान में जॉइंट है, ये दरमियान में जॉइंट है जो मैंने ब्लैक कलर में बनाया है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है। अब मैग्जीला का कुछ हिस्सा अंदर की जानिब है, इसे कहते हैं पैलाटीन प्रोसेस ऑफ मैग्जीला। पैलाटीन प्रोसेस ऑफ मैग्जीला, जैसे ये दिखाया गया है, ये पैलाटीन प्रोसेस ऑफ मैग्जीला। उसके बाद ये पैलाटाइन बोन है, ये पहली पैलाटाइन बोन और ये दूसरी पैलाटाइन बोन, इनके दरमियान भी जॉइंट है, इनके दरमियान भी ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है। यानी आप यूँ समझ लें कि जो पैलाटाइन प्रोसेस ऑफ मैग्जीला और पैलाटीन बोन्स फेल टू फ्यूज़, ये बोन्स आपस में फ्यूज़ नहीं होती, जैसे मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है। अब ये मैं इस जॉइंट को वाज़िया कर देता हूँ। अब ये पैलाटाइन प्रोसेस ऑफ मैग्जीला, उसके बाद फिर है पैलाटाइन बोन। ये पैलाटाइन बोन है, ये पैलाटाइन बोन, जैसे यहाँ पर पैलाटाइन बोन बनी है, ये पैलाटाइन बोन, ये पैलाटाइन बोन है, ये पैलाटाइन, जिसे हम तालू की हड्डी कहते हैं, पैलाटाइन बोन ऑरल कैविटी में। ये अब इनके दरमियान भी जॉइंट है। अब इनके दरमियान जो जॉइंट है वो इस तरह से है, ये जॉइंट है और ये भी जॉइंट है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि ये जो पैलाटाइन प्रोसेस ऑफ मैग्जीला है और पैलाटाइन बोन्स हैं, ये आपस में फ्यूज़ नहीं होती, जिसकी वजह से इनके दरमियान में एक सुराख बनता है। ये सुराख, इनके दरमियान एक सुराख बनता है, जैसे ये सुराख नज़र आ रहा है आप लोगों को। ये सुराख नज़र आ रहा है, ये सुराख बन गया है, क्योंकि पैलाटीन प्रोसेस ऑफ मैग्जीला और पैलाटीन बोन्स ये आपस में फ्यूज़ नहीं हुई। फ्यूज़ ना होने की वजह से इनके दरमियान एक सुराख बनता है। इस सुराख की वजह से जो नेज़ल कैविटी है वो
कैविटी में खुल जाती है। यानी नेज़ल कैविटी और ऑरल कैविटी के दरमियान एक ओपनिंग बनती है, एक सुराख बनता है। इसे हम क्लिफ्ट पैलेट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, persistent opening between oral cavity and nasal opening, यानी persistence मुसलसल persistent रहती है। ओपनिंग एक सुराख बनता है ऑरल कैविटी और फिर नेजल कैविटी के दरमियान। इंटरफेयर सकलिंग से का ये मतलब है जब बच्चा दूध को सक करेगा, जिसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि जो दूध होगा वो ऑरल कैविटी से नेज़ल कैविटी में चला जाएगा और नेज़ल कैविटी के ज़रिए वो लंग्स में चला जाएगा और लंग्स में जाकर वो इन्फेक्शन करेगा, जिसे हम एस्पायरेशन निमोनिया कहते हैं। Inhalation of food into lungs and lead to aspiration of pneumonia, aspiration pneumonia. Into lungs and lead to aspiration pneumonia. यानी जैसे खुराक खाई जाएगी, खुराक फिर ऑरल कैविटी में जो सुराख है जो कि नेज़ल कैविटी में खुलता है, वो खुराक ऑरल कैविटी से नेज़ल कैविटी में चली जाएगी और फिर नेज़ल कैविटी से फिर वो लंग्स में चली जाएगी और इससे जो निमोनिया होता है उसको एस्पायरेशन निमोनिया कहते हैं। इसको केमिकल निमोनिया भी कहा जाता है, केमिकल निमोनिया भी कहते हैं, केमिकल निमोनिया भी कहा जाता है। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, फ्लूइड कंटेनिंग इन अल्वेओलाई, जो फ्लूइड होता है, जो खुराक होती है, जो मिल्क होगा या दूध होगा, वो अल्वेओलाई में भर जाता है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, इसको शो करवा के। ये देखें, ये सारा का सारा ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड ये अल्वेओलाई में भर गया है, अल्वेओलाई में ये भर चुका है, क्योंकि ये फ्लूइड है। ये दूध भी हो सकता है या खुराक का कोई भी कंपोनेंट हो सकता है। इसे हम एस्पायरेशन निमोनिया भी कहते हैं, केमिकल निमोनिया भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब है माइक्रोसेफेली। माइक्रो कहते हैं स्मॉल को, माइक्रो स्मॉल, और सेफेली कहते हैं हेड को, सेफेली हेड को। स्मॉल साइज्ड स्कल, जो स्कल होती है वो छोटी होती है, आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। ये स्मॉल साइज्ड स्कल है, ये पूरी स्मॉल साइज्ड, और ये भी बच्चा है जिसकी स्मॉल साइज्ड स्कल है, इसे माइक्रोसेफेली कहते हैं। ये भी स्केलेटल डिफॉर्मिटी है, क्योंकि स्केलेटन में बिगाड़ आ गया, स्केलेटन के स्ट्रक्चर में बिगाड़ आ गया। डियर स्टूडेंट्स, फिर है आर्थराइटिस। डियर स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है, जहाँ पर टिस आए, TIS, टिस, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। जगह का रेड हो जाना, जगह का उस जगह की स्वेलिंग यानी कि सूज जाए, रेड हो जाए और सूज जाए, इसे हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। और जब इन्फ्लामेशन होती है तब पेन भी होता है। जहाँ पर टिस आए उसका मतलब इन्फ्लामेशन होती है। इन्फ्लामेशन से क्या मुराद है, वो जगह रेड हो जाती है और स्वेलिंग होती है, वो जगह सूज जाती है। इन्फ्लामेटरी
एंड डीजनरेशन डिजीज़ ऑफ जॉइंट्स। जो आर्थराइटिस है ये एक इन्फ्लामेटरी है, और डीजनरेशन जिसमें जॉइंट्स टूट फूट जाते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 100 टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस की 100 डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे यहाँ पर ऑस्टियो आर्थराइटिस है, और फिर रोमाटॉइड आर्थराइटिस है। यानी आर्थराइटिस एक ग्रुप है डिजीज़ का जिसमें जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन होती है और जॉइंट्स की तोड़ फोड़ होती है। जैसे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, ऑस्टियो आर्थराइटिस में ये जो जॉइंट है इसकी तोड़ फोड़ हो गई है, इसकी ब्रेक डाउन हो रही है। डीजनरेशन कहते हैं तोड़ फोड़ होना। डियर स्टूडेंट्स, ऑस्टियो आर्थराइटिस ये मोस्ट कॉमन होता है। क्रॉनिक आर्थराइटिस कॉज्ड बाय जेनेटिक कॉज। जो क्रॉनिक आर्थराइटिस, क्रॉनिक कहते हैं ऐसी बीमारी जो काफ़ी अरसे से हो, और जो भी जेनेटिकली डिजीज़ होती हैं वो इंसान की बॉडी में रहती हैं जब तक वो ज़िंदा रहता है। इसलिए क्रॉनिक आर्थराइटिस ऐसा आर्थराइटिस जो काफ़ी अरसे से है, और ख़ास तौर पर उसकी जो काज है वो जेनेटिक काज है। यानी वो जीन जो कि जॉइंट्स को बनाते हैं और जॉइंट से रिलेटेड, यानी जॉइंट्स के साथ जॉइंट्स की जो बोन्स होती हैं उनको बनाते हैं। उन जीन्स के अंदर कोई ना कोई म्यूटेशन हो जाती है और जो जॉइंट्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन होती है जॉइंट्स पर। ऑस्टियो कहते हैं बोन को, ये अपने बात याद रखनी है। ऑस्टियो बोन और आर्थो जॉइंट, यानी ऑस्टियो आर्थराइटिस वो डिजीज़ है जिसमें बोन भी अफेक्टेड होगी और जॉइंट्स भी अफेक्टेड होंगे। यानी बोन भी डिस्ट्रॉय होगी और जॉइंट्स की भी डिस्ट्रक्शन होगी। क्रॉनिक आर्थराइटिस कॉज बाय जेनेटिक कॉज। जो क्रॉनिक आर्थराइटिस होता है वो उसकी वजह जेनेटिक कॉज है, और जो बीमारियां जेनेटिकली होती हैं वो इंसान की बॉडी में रहती हैं जब तक वो ज़िंदा है, इसलिए क्रॉनिक यूज़ किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब ऑस्टियोपेरोसिस या ऑस्टियोपेरोसिस। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ऑस्टियोपेरोसिस का मतलब समझते हैं, और ये हार्मोनल कॉज है। ये हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। डियर स्टूडेंट्स, ऑस्टियो कहते हैं बोन को, और पेरोसिस कहते हैं पोरस यानी पोर्स। बोन में पोर्स बन जाते हैं। ऑस्टियोपेरोसिस, बोन रिजॉर्प्शन आउटपेस द मिनरल डिपॉजिट्स। बोन के अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं वो बोन से निकल जाते हैं। एज यू नो दैट देयर इज अ डेपोजिशन ऑफ मिनरल इन बोन, बट इन ऑस्टियोपेरोसिस द मिनरल्स मूव फ्रॉम द बोन्स। कि जो बोन्स के अंदर मिनरल्स होते हैं वो बोन से निकल जाते हैं। बोन रिजॉर्प्शन आउटपेसिस, यानी इसका मतलब ये है कि बोन के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, बोन से बाहर निकल जाते हैं। इन केस ऑफ बोन, अब इस सूरत में जो हड्डी होगी, मैस इज रिड्यूस, जो बोन है उसका वेट कम हो जाएगा।
केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स रिमेन्स कांस्टेंट। अब जो बोन की मैट्रिक्स है उसकी केमिकल कंपोजिशन सेम है, कांस्टेंट है, क्योंकि जो बोन है, बोन की जो मैट्रिक्स है, इट इज़ मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन फाइबर्स। ये कोलेजन प्रोटीन के धागे हैं। इन कोलेजन प्रोटीन के अंदर ऑस्टियोसाइट हैं, ऑस्टियोसाइट। लेकिन इसके अंदर कमी किस चीज़ की है? सिर्फ मिनरल्स की कमी है। इस वजह से जो मैट्रिक्स है उसकी केमिकल कंपोजिशन कांस्टेंट है। फ़र्क क्या पड़ा है? फ़र्क ये पड़ा है कि हर जो बोन है उसका मैस कम हो गया है, उसका वेट कम हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये ख़ास तौर पर बूढ़ी ख़वातीन को ज़्यादा मुतासिर करता है। मोस्टली अकर्स एजेड वीमेन में अक्सर होता है ये। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो एक हार्मोन है इसे एस्ट्रोजन कहा जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन, ये जो हार्मोन है ये फीमेल की ओवरीज सेक्रीट करती हैं, ओवरीज सेक्रीट करती हैं। जो एजेड वीमेन होती हैं उनमें एस्ट्रोजन की कमी होती है, क्योंकि ओवरीज एस्ट्रोजन को रिलीज़ नहीं करती या एस्ट्रोजन को सेक्रीट नहीं करती। एक स्टेज होती है जिसे मीनोपॉज कहा जाता है। मीनोपॉज, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता। स्टॉप मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है एस्ट्रोजन की सेक्रीशन रुक जाती है, कम हो जाती है। डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, यानी एजेड वीमेन में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है। अब एस्ट्रोजन करता क्या है? जो एस्ट्रोजन है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। और ऑस्टियोब्लास्ट क्या है? ये बोन फॉर्मिंग सेल है। और दूसरा काम क्या करता है एस्ट्रोजन? इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट की एक्टिविटी को भी इंक्रीज कर देता है, क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट ये बोन बिल्ड करते हैं, ये बोन बनाते हैं। लेकिन तीसरा काम क्या करता है? इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को रोक देता है। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट ये बोन डिसॉल्विंग सेल है। अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि जब एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा अल्टीमेटली ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, ऑस्टियोसाइट की एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। रिजल्ट क्या निकलेगा? जो बोन है वो वीक हो जाएगी, बोन पोरस हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, और वजूहात क्या हैं? इनसफिशिएंट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइज का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? एक्सरसाइज का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, एक्सरसाइज इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी, सर्कुलेशन इन द बॉडी। एक्सरसाइज से बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन ज़्यादा होती है। जब सर्कुलेशन ज़्यादा होगी अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम और प्रोटीन जो होंगी वो सेल्स को मिलेंगी, बोन सेल को मिलेंगी। डाइट पुअर इन कैल्शियम एंड प्रोटीन, ख़ास तौर पर ऐसी खुराक जिसमें कैल्शियम और प्रोटीन नहीं है, ये भी वजूहात हैं ऑस्टियोपोरोसिस की।
इनसफिशिएंट एक्सरसाइज नहीं करते। और मैंने आपको बताया है कि एक्सरसाइज करने से बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ती है। जब सर्कुलेशन बढ़ेगी, अल्टीमेटली बोन सेल्स गेट more calcium and more protein which is beneficial for bones. Dear students, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर कोई पेशेंट है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस है, अब उसका इलाज क्या है? Dear students, पहली बात तो ये है कि एस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी है। एस्ट्रोजन हार्मोन डेफिशिएंसी है। अब इसका हल ये है, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी ऑफर्स बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स। अब हम उस पेशेंट को जो एस्ट्रोजन है वो गोलियों की शक्ल में, इंजेक्शन की शक्ल में देंगे, और ये जो इलाज है ये सबसे बेस्ट है ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स के ख़िलाफ़। फ्रैक्चर जो बोन टूट जाती हैं, अब जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये फ्रैक्चर है, ये वर्टिब्रा टूट गया, थोड़ा सा ये वर्टिब्रा टूट गया, और ऑस्टियोपोरोटिक बोन देखें जिसमें बहुत ज़्यादा पोर्स हैं। अब ट्रीटमेंट क्या है? एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब ये है कि अब उस मरीज़ को हम ड्रग्स की शक्ल में, यानी अद्वियात की शक्ल में, टेबलेट की शक्ल में, इंजेक्शन की शक्ल में एस्ट्रोजन देंगे। एस्ट्रोजन उसको इंजेक्ट करेंगे या गोलियों की शक्ल में उससे एस्ट्रोजन हार्मोन देंगे, ताकि जो ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर है, उन ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स जो हैं वो जल्द ठीक हो सके और जो बोन्स हैं वो भी कम पोरस हों। डियर स्टूडेंट्स, अब न्यूट्रिशनल काज, खुराक की वजह से जो हमारे स्केलेटन में डिफॉर्मिटीज़ आती हैं, यानी हमारे स्केलेटन में जो बिगाड़ आता है, इसमें ऑस्टियोमलेशिया। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने इसका मतलब देखना है। ऑस्टियो कहते हैं बोन को, बोन, और मलेशिया कहा जाता है सॉफ्ट, नरम। हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं। डेफिनेशन क्या? सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। बोन्स बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं, और ख़ास तौर पर जो ऑस्टियोमलेशिया ये ओल्ड एज में होता है, ओल्ड एज में होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब ऑस्टियोमलेशिया की कॉजेज देखते हैं, कौन सी वजूहात है जिनके ज़रिए ऑस्टियोमलेशिया होता है। बोन्स रिसीव इनएडिक्वेट मिनरल्स। बोन्स के अंदर जो मिनरल्स हैं वो काफ़ी मिकदार में डिपॉजिट नहीं होते, इनएडिक्वेट, ना काफ़ी होते मिनरल्स। कैल्शियम सॉल्ट्स आर नॉट डिपॉजिट। कैल्शियम सॉल्ट्स जो होते हैं वो बोन में डिपॉजिट नहीं होते। हैंस बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड वीकन। रिजल्ट क्या निकलता है? बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं। बोन्स रिसीव इनएडिक्वेट मिनरल्स। बोन्स जो होती हैं उन्हें बहुत ही कम मिनरल्स मिलते हैं, और कैल्शियम सॉल्ट्स जो होते हैं, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम वगैरह, ये बोन्स में डिपॉजिट नहीं होते, क्योंकि कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट होंगे बोन हार्ड होगी। अगर कैल्शियम सॉल्ट बोन से बाहर निकल जाएंगे या बोन से निकल जाएंगे, रिजल्ट क्या निकलेगा? बोन सॉफ्ट होगी। हैंस बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड वीकन। डियर स्टूडेंट्स, अब इसका इफेक्ट क्या होता है ऑस्टियोमलेशिया का? वेट बेरिंग बोन्स,
वेट बेरिंग बोन्स वो होती हैं जो हमारा वेट बर्दाश्त करती हैं, जैसे लेग्स बोन है, लेग्स बोन, फीमर, टिबिया, फेबुला, ये हमारे वेट को बेयर करती हैं। और पेल्विस, ये पेल्विस बेंड मुड़ जाती है एंड डिफॉर्म, डिफॉर्म पेल्विस की शक्ल ही बिगड़ जाती है, डिफॉर्म शक्ल बिगड़ जाती है। वेट बेरिंग बोन्स एंड पेल्विस, जो फीमर है वो भी बेंड हो जाती है और जो पेल्विस है उसकी शक्ल भी बिगड़ जाती है। मेन सिम्टम क्या होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि इस इंसान को ऑस्टियोमलेशिया है? आपको उस वक़्त पता चलेगा पेन व्हेन वेट इज पुट ऑन लेग्स, उस वक़्त पता चलेगा जब वो इंसान वज़न उठाएगा और जैसे ही वज़न उठाएगा उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, उसकी लेग्स में बहुत शदीद किस्म का दर्द होगा। जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये मुकम्मल तौर पर टिबिया और फेबुला डिफॉर्म है, डिफॉर्म, इनकी शक्ल क्या हो गई है, इनकी शक्ल बिगड़ गई है। हमें पता उस वक़्त चलेगा जब वो वज़न उठाएगा और उसकी टांगों में दर्द होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब रिकेट्स, आपने ये बात याद रखनी है कि जो ऑस्टियोमलेशिया है ये ओल्ड एज में होता है और जो रिकेट्स है ये चिल्ड्रन में होता है। डेफिनेशन क्या है, डिजीज इन चिल्ड्रन विद बोर्ड लेग्स एंड डिफॉर्म पेल्विस। ये देखें पेल्विस कितनी डिफॉर्म हो गई है, ये डिफॉर्म है, पेल्विस की शक्ल बिगड़ गई है। ख़ास तौर पर ये जो हिप बोन्स हैं इनकी शक्ल किस तरह से बिगड़ गई है और टांगें बोर्ड झुक जाती हैं, मुड़ जाती हैं। ये डायग्राम में भी आप देख रहे हैं, ये चिल्ड्रन की बीमारी है जिसमें टांगें बोर्ड लेग्स होती हैं, झुक जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, बोर्ड लेग्स टेढ़ी, टांगें टेढ़ी हो जाती हैं और पेल्विस डिफॉर्म हो जाती है, पेल्विस की शक्ल ही बिगड़ जाती है। ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, पेल्विस की शक्ल बिगड़ गई है, डिफॉर्मिटीज़ है, ये डिफॉर्म है पेल्विस। डियर स्टूडेंट्स, अब रिकेट्स की डेफिशिएंसी जो है, रिकेट्स जो है इसकी वजूहात क्या है, क्यों होती है? इट इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन डाइट, खुराक में कैल्शियम की कमी होती है और विटामिन डी की भी कमी होती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि जो विटामिन डी है, विटामिन डी ये डाइजेस्टिव सिस्टम में विटामिन सी की एब्जॉर्प्शन करवाता है ब्लड में, एब्जॉर्प्शन करवाता है ब्लड में। अगर विटामिन डी नहीं होगा अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलेगा, जो कैल्शियम है वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा, ब्लड में नहीं जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क, विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क दिया जाए, यानी विटामिन डी से भरपूर दूध, विटामिन डी से भरपूर दूध, यानी ऐसा दूध जिसमें बहुत ज़्यादा विटामिन डी है, एक्सपोजिंग टू स्किन लाइट। और ख़ास तौर पर आपने देखा होगा कि अक्सर माएँ जो होती हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को सुबह के वक्त जो रोशनी होती है उसमें एक्सपोज करती हैं, क्योंकि सुबह सुबह की जो सूरज की रोशनी होती है वो इतनी हार्मफुल नहीं होती और उसी सूरज की रोशनी की वजह से या रोशनी से हमारी जो बॉडी है ये विटामिन डी सिंथेसाइज करती है, एक्सपोजिंग स्किन टू सनलाइट।
यानी कि जो मरीज़ है उसे सनलाइट में एक्सपोज किया जाए, उसे सनलाइट में बिठाया जाए ताकि सनलाइट जो है वो उसकी बॉडी में, उसकी स्किन में, उसकी बॉडी में विटामिन डी बने। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।